Assalamu alaikum. My name is Anna Mahmood. So, today we are going to study our next topic. Before going to the next topic, we will see what we have studied in the previous lecture: structure of bone की composition, types of bones, कौन-कौन किस तरह की bones होती हैं, flat, irregular, long, small, sesamoid bone. हाँ, sesamoid bone एक important bone थी जो हमने शायद डिस्कस नहीं की. सिस्मोइड बोन वो बोन होती है जो टेंडेंस के अंदर ग्रो करती है, उसको बोलते हैं सिस्मोइड बोन. पटेला उसकी एग्जाम्पल है, टिपिकल एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसे हम नी कैप भी कहते हैं क्योंकि वो क्वाड्रिसेप के टेंडेंस के अंदर ग्रो करती है, इसलिए उसको सिस्मोइड बोन कहते हैं. उसके बाद टाइप्स ऑफ बोन ग्रोथ हमने पढ़ी, सर्कमफ्रेंशियल बोन ग्रोथ एंड लॉन्गिट्यूडनल बोन ग्रोथ. आज हम देखेंगे कि बोन्स का रिस्पॉन्स क्या होगा टू स्ट्रेस. Bone is highly sensitive, responsive to immobilization, disuse, inactivity and high activity level. Bone आपकी respond करती हैं अगर आप बिल्कुल immobilize कर दें उनको, मतलब कोई movement ना करें, बिल्कुल ही disuse कर दें, कोई भी disuse कर दें या inactivity ना करें, हर वक्त लेटे रहें, बैठे रहें, कोई काम ना करें, तो आपकी बोन अफेक्ट होंगी, उनकी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी, बोन थिन हो जाएंगी. अगर आप हाई एक्टिविटी, हाई लेवल एक्टिविटी करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो आपकी बोन स्ट्रांग हो जाएंगी, बोन मिनरल डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. कितना जबरदस्त अल्लाह ताला ने रूल बनाया है कि जो एक्टिविटी करेगा उसकी बोन स्ट्रांग होंगी. इसी तरह जो ब्रेन ज़्यादा यूज़ करता है उसका ब्रेन ज़्यादा एनालिटिकल लॉजिकल थिंकिंग करता है. सेम एज द केस विद द बोन. ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा स्ट्रांग बोन होगी, ज़्यादा आप फ्रैक्चर से बच सकोगे. और अगर आप इनएक्टिव रहोगे तो बस फिर जल्दी फ्रैक्चर हुआ करेंगे. अच्छा जी, उसके बाद हमने पढ़ना है वुल्फ्स लॉ. उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ जिससे आपको ये वुल्फ्स लॉ बिल्कुल क्लियर कट समझ आ जाएगा. आपको पता होना चाहिए कि बोन मॉडलिंग क्या होती है और रीमॉडलिंग क्या होती है. जो मॉडलिंग है बोन की, जो उसे दैट इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन, नई बोन का बनना. दैट इज नॉट प्रोसीडेड बाय रीअब्जॉर्प्शन, राइट. मतलब सिर्फ ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होगी, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी नहीं होगी. ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू इमेच्योर बोन ग्रो करती हैं, दैट इज मॉडलिंग, द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन. ठीक है, दैट इज मॉडलिंग. और जो रीमॉडलिंग होता है उसमें दोनों चीजें इकट्ठी हो रही होती हैं. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द डैमेज या फटीग बोन या ओल्डर बोन की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, साथ में फॉर्मेशन होती है न्यू बोन की, दैट इज रीमोल्डिंग. क्लियर है? आई एम रिपीटिंग अगेन. मॉडलिंग क्या होती है? जिसमें फॉर्मेशन होती है न्यू बोन की, जिससे इमेच्योर बोन ग्रो करती हैं, दैट इज नॉट प्रोसीडेड बाय रीअब्जॉर्प्शन. और रीमॉडलिंग में दोनों प्रोसेस बैलेंस में चल रहे होंगे, रीअब्जॉर्प्शन भी होगी और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन भी होगी. क्लियर? अब हम देखते हैं वुल्फ्स लॉ को. The form of a bone being given, the bone elements place or displace themselves in the direction of functional force and increase or decrease their mass to reflect the amount of functional force. इसका मतलब ये है, अगर लोडिंग किसी बोन पे इंक्रीज करती है या किसी बोन पे स्ट्रेस इंक्रीज करता है तो बोन रीमोल्ड हो जाएगी, अपने आप को रीमोल्ड कर लेगी और स्ट्रॉन्गर हो जाएगी टू रेजिस्ट दैट स्ट्रेस, टू रेजिस्ट दैट लोड. क्लियर? यानी बोन विल अडेप्ट द लोड, that the load that is placed on the bone उसको अडेप्ट करके, यानी कि अगर मैं जिम करूं और लोड्स उठाऊं और अपने मसल्स बनाऊं तो मेरी बोन्स अडेप्ट कर जाएंगी, मेरी बोन स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी. और अगर मैं कोई काम ना करूं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपना लूं, लेटी रहूं सारा दिन,
तो मेरी बोन्स वीक हो जाएंगी, पोरस हो जाएंगी, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी। तो वुल्फ्स लॉ ये कहता है कि बोन्स की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी आपकी फंक्शनल एक्टिविटी पर। जितनी फंक्शनल एक्टिविटी होगी, जितना स्ट्रेस पड़ेगा बोन पर, उतनी ही बोन इंक्रीज और डिक्रीज होगी। दैट इज वुल्फ्स लॉ। अब 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं बोन की ग्रोथ के लिए: ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो भी बोन सेल्स हैं जो प्रिकर्सर होते हैं, जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को ट्रिगर करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट वो होते हैं जो बोन की फॉर्मेशन करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट वो करते हैं जो वो बोन्स के सेल हैं जो रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, डैमेज, फटीग और ओल्डर बोन्स की। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बोन मोल्डिंग और रीमोल्डिंग का कंसेप्ट। मैकेनिकल लोडिंग मतलब स्ट्रेन, लार्जर लोड्स मतलब हायर स्ट्रेन। मोल्डिंग और रीमोल्डिंग का कंसेप्ट क्लियर है। अब हम देखते हैं बोन गेन करेगी या लॉस करेगी इन अकॉर्डिंग टू द वुल्फ्स लॉ। बोन मास की बात करें, ठीक है। अब जब हमारी किसी बोन पे स्ट्रेन एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड से ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा? दैट इट विल लीड्स टू न्यू बोन फॉर्मेशन। तो बोन मास जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, बोन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। थ्रेशहोल्ड लेवल को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूं आपको कि एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा जब मैं स्ट्रेन डालूंगी अपनी बोन्स पे, फॉर एग्जांपल मैं अगर जिम करूंगी और मैं वेट उठाऊंगी तो एक आर्म लेवल से ज्यादा मैंने, एक आर्म थ्रेशहोल्ड लेवल से ज्यादा मैंने वेट उठाया है। मतलब आर्म रूटीन में मैं इतना वेट नहीं उठाती, मैं मतलब जॉब करती हूँ, जाती हूँ, अपना बैग उठाया, बैग मेरा बहुत लाइट होता है। लेकिन अगर मैं जिम जाऊंगी तो मैं प्रॉपर ट्रेनिंग करूंगी, तो मैं लोड उठाऊंगी, मैं वेट लिफ्टिंग करूंगी। मतलब बीइंग अ फीमेल मैं इतना लोड तो नहीं उठाऊंगी, लेकिन एक थ्रेश होल्ड से ज्यादा उठाऊंगी, जितना मैं आम रूटीन में उठाती हूँ उससे ज्यादा उठाऊंगी। तो वो कह रहे हैं कि जब आपकी बोन्स पे स्ट्रेन एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड से ज्यादा पड़ता है तो बोन मास इंक्रीज कर जाता है। सेम इज द केस विद मसल। जब आप ज्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं आपकी बोन मास इंक्रीज कर जाता है, आपकी मसल इनलार्ज कर जाते हैं, मसल्स बन जाते हैं। इस तरह बोन मास भी बढ़ जाता है, उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है। क्लियर? लेकिन अगर बिलो थ्रेशहोल्ड, अब स्लाइड को देखे बगैर मेरी बात सुने, अगर इसी कंसेप्ट को मैं उल्टा करूं कि अगर स्ट्रेन बिलो थ्रेशहोल्ड लेवल अप्लाई होगा, मतलब बिलो थ्रेशहोल्ड लेवल से भी कम स्ट्रेन लग रहा है मेरी बोन पे, लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मैं अपना बैग भी नहीं उठा रही, बिलो द थ्रेशहोल्ड लेवल स्ट्रेन है, इतना कम स्ट्रेन है, तो क्या होगा? बोन की रिअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, कॉर्टेक्स थिन हो जाएगी और बोन जो है वो रीअब्सॉर्ब जो होना शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स द बोन मैरो, द मिडिलरी कैविटी की तरफ, और कॉर्टेक्स थिन हो जाएगी, बोन्स वीक हो जाएंगी, बोन की मास कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये 2 बातें होगी। तीसरी बात, जब बोन पे स्ट्रेन जो है वो पड़ेगा बिटवीन द टू थ्रेशहोल्ड्स, जो 2 थ्रेशहोल्ड मैंने आपको बताए, एक ज्यादा और एक कम, इन दोनों के दरमियान में जो स्ट्रेन पड़ेगा, इन 2 थ्रेशहोल्ड्स के दरमियान में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, जब जब स्ट्रेन होगा इन 2 थ्रेशहोल्ड के दरमियान में, उसको हम कहेंगे लेजी जोन, और उसमें क्या होगा? उसमें कुछ नहीं होगा, उसको हम लेजी जोन कहेंगे। उसमें कोई भी बोन मॉडलिंग नहीं होगी, कोई भी बोन मास ट्रिगर नहीं होगा, कोई भी बोन अडाप्टेशन ट्रिगर नहीं होगी। ठीक है, और इसी मोड को हम कंजर्वेटिव मोड कहते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हो रही है, ना ही ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी हो रही है, ना ही बोन
इंक्रीज कर रही है मास में, ना ही डिक्रीज कर रही है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव मोड। ठीक है, और जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा आपके बोन मास में, दैट इज कंजर्वेटिव मोड। अब डिसयूज मोड वो होता है जिसमें हमने यूज नहीं कर रहे हैं, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हर वक्त लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते। बेसिकली हमें तो नहीं होता ये, जो पेशेंट बेड रिडन होते हैं, ठीक है, बेड रिडन है, वो हिल नहीं सकते, वो बिल्कुल अपनी साइड चेंज नहीं कर सकते, वो बिल्कुल मूव नहीं करते, तो क्या होता है उनमें, वो डिसयूज मोड होता है, जिसमें क्या होता है, नेट लॉस ऑफ बोन, उसमें बोन का मास कम हो जाता है, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, बोन थिन हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं थिन कॉर्टेक्स हो गया, इतनी पतली। आप देखा बुजुर्गों की जो बहुत वीक होते हैं, उनकी उनकी आप जवानी की फोटो देखें और उनकी बुढ़ापे की फोटो देखें, हम देखेंगे बोन पतली सी हो गई है, दैट इज डिसयूज मोड। क्लियर? बोन मोल्डिंग जो है इन्वॉल्व करती है एक्टिविटी ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट। जाहिर है ऑस्टियोब्लास्ट एक्ट करेंगे, वही तो बोन फॉर्मेशन करते हैं। और रीमोल्डिंग में दोनों चीजें होती हैं, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऑस्टियोक्लास्टिक एंड ऑस्टियोप्लास्टिक एक्टिविटी बैलेंस होती है। फैक्टर अफेक्टिंग द बोन डेंसिटी, कौन सी चीजें हैं जो आपकी बोन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं? आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है तो आपकी बोन मिनरल डेंसिटी इंक्रीज होगी, आपकी बोन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा खाने से मुराद है हाई रिच विटामिन प्रोटीन डाइट, तो आपकी बोन स्ट्रांग रहेंगी। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छे से मुराद ये है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल वो लाइफस्टाइल होता है जिसमें आप बिल्कुल हिलजुल के राजी नहीं होते। लाइफस्टाइल वो लाइफस्टाइल जिसमें आप हेल्दी एक्टिविटीज करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप प्रॉपर सब काम करते हैं, दैट इज द प्रॉपर हेल्थ लाइफस्टाइल। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो वो आपकी बोन्स को अफेक्ट करेगा। अगर आपका नॉर्मल एक अच्छा वाला लाइफस्टाइल है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो जाहिर सी बात आपकी बोन मिनरल डेंसिटी इंक्रीज होगी। जेनेटिक्स भी आपको अफेक्ट करते हैं बोन्स को। जैसे फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट ट्यूमर्स पढ़ेंगे बोन के, उनकी वजह से भी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। कुछ जेनेटिकली आपकी बोन्स वीक होती हैं, बच्चों में स्पेशली रिकेट्स वगैरह होती है, दैट इज नॉट जेनेटिक, लेकिन बस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। लीन बॉडी मास, बहुत ही लीन बॉडी मास होता है, बहुत ही पतले से जो लोग होते हैं। मसल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, अगर आपके मसल की स्ट्रेंथ है तो ज़्यादा आपकी बोन्स भी स्ट्रांग होंगी। ये तो बात नहीं है कि आपके मसल स्ट्रांग है और आपकी बोन्स स्ट्रांग नहीं है। वेट बेरिंग एक्सरसाइज आप करते हैं तो फिर तो कंफर्म बात है कि आपके मसल्स भी स्ट्रांग होंगे और आपकी बोन्स भी स्ट्रांग होंगी। बोन हाइपरट्रॉफी का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब आपकी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है तो बोन मास कर जाता है इंक्रीज, और जब बोन मास इंक्रीज करता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। और ये कुछ टेनिस प्लेयर्स में और बेसबॉल के प्लेयर्स में भी होता है। जब वो ग्रेटर एक ही पोजीशन में खेलते रहते हैं, तो क्या होगा, वहां पे बोन की रिमोल्डिंग होगी। रिमोल्डिंग होगी तो मोर मिनरलाइजेशन होगी, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, जिसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ठीक है। Competitive swimmers have low bone mineral density than sedentary individuals. Why? ये आपकी असाइनमेंट है। ये क्वेश्चन मैंने एंड में डाला था, ये पहले पता नहीं कैसे आ गया। Okay. Bone mass in individuals with high impact activities. जाहिर है जो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज करते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिम्नास्टिक करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वाली गेम्स खेलते हैं, उनकी बोन मास डेंसिटी ज़्यादा होगी, उनकी बोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। डिक्रीज इन बोन मास जो है उसका मतलब है कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होगा, बोन जो है वो बहुत ही थिन हो जाती है। थिन होंगी बोन्स वीक होंगी, बोन पोरस होंगी, बोन मिनरल डेंसिटी कम होगी, कैल्शियम कम हो जाएगा, बोन वेट कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी।
और यहाँ को पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ज़्यादातर बूढ़े लोगों में या सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोगों में होता है, या एस्ट्रोनट्स में होता है। और इसमें क्या होगा, फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, स्पेशली इन ट्रबैकुलर बोन्स। ट्रबैकुलर बोन्स कौन सी थी, जो कि पोरस होती हैं। जाहिर सी बात है, जो वो पहले पोरस हैं, पहले स्पॉन्जी हैं, पहले उनमें बोन मिनरल डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू कॉर्टिकल बोन्स, दे आर मोर वनरेबल। तो ये था आपका असाइनमेंट क्वेश्चन। क्या आपने असाइनमेंट है आपकी कि आपने मुझे ईमेल करनी है और मुझे बताना है कि कॉम्पिटिटिव स्विमर्स में लो बोन मिनरल डेंसिटी क्यों होती है देन सेडेंट्री इंडिविजुअल्स में। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।